हाय फ्रेंड्स, IGSS डिजिटल के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हमने लास्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल का जो इतिहास है उसको डिस्कस किया था। उसका पहला पार्ट हमने बनाया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं कि आवर्त सारणी का विकास कैसे हुआ। जो आवर्त सारणी हमने बनाई थी, आपने यह जो आज जो आवर्त सारणी बनी है उसको बनाने में आपको मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में कि उसमें कितना टाइम लगा है और बहुत सारे साइंटिस्ट का उसमें योगदान रहा है, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में 3 साइंटिस्ट की बात कर चुके थे। ठीक है, आज हम उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि कल हमने डोवेरिनर का बारे में बताया था कि डोवेरिनर ने त्रिक नियम दिया था और 3 तत्वों के समूह बनाए थे। उसके बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट डॉक्टर चैन कोर्टोइज, इन्होंने सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाई, यानी वृत्ताकार या बेलनाकार आवर्त सारणी। इन्होंने बेलनाकार आवर्त सारणी को बनाया। किस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक बेलनाकार कोई चीज़ है, कोई पॉट्स है, और उसमें अगर हम इसके सरफेस पर एलिमेंट को रखें परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम परमाणु भार वाला एलिमेंट यहाँ पर, उससे अधिक यहाँ पर, उससे अधिक यहाँ पर, इस तरह से एलिमेंटों को उसने रखा। फिर उसके बाद जब नया एलिमेंट आया तो उसके बाद यहाँ से फिर एलिमेंट रिपीट हुए। इस तरह से यहाँ पर एक नया ऑर्डर यहाँ पर एलिमेंट के बारे में मिला। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट का एटॉमिक वेट, यानी कि जो परमाणु भार है ना, इनका ये बढ़ता हुआ क्रम है। और यहाँ पर आने वाला पहला एलिमेंट था लिथियम, और यहाँ पर था सोडियम, और यहाँ पर आ गया एलिमेंट पोटेशियम, है ना। इसी तरह से यहाँ पर Be और Mg। तो ये देखा कि इस सिलेंड्रिकल आवर्त सारणी में, ठीक है ना, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाली जो एलिमेंट है वो एक ही लाइन पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक लाइन पर आ रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन पर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये पता चला कि इस आवर्त सारणी से कि जो जिन तत्वों के समान गुण होते हैं उनको एक जगह पर लाया जा सकता है अगर तत्वों को परमाणु भारों के एक बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाए। अगर इस सिलेंडर को यहाँ से काट दें बीच में से, तो इसका जो सिस्टम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, ये प्लेन पेपर हो जाएगा और इसमें आने वाले एलिमेंट कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है ना, इस तरह से अरेंज होंगे और यहाँ पर एलिमेंटों को रखा जाएगा और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एटॉमिक वेट ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ से दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म होने के बाद यहाँ से दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट हैं, जैसे Li Na K, यहाँ पर Be Mg, ठीक है ना, तो ये एलिमेंट एक ही लाइन पर आ जाते हैं। तो ये एक नियम ऐसा था जिसके द्वारा हमें ये पता चला कि एलिमेंटों में कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनमें पीरियोडिसिटी होती है, यानी कि उनमें आवर्तता होती है। ठीक है, इसके बाद इसके जैसा ही एक काम करने वाले दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड। ठीक है ना, और इन्होंने एक नियम दिया जिसको अपन बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, है ना, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिन्होंने इस रूल को फॉलो किया। इन्होंने अपना कोई रूल नहीं दिया है एग्जैक्टली, इन्होंने जो चैन कोर्टोइज जो साइंटिस्ट थे उन्हीं का ही एक्सपेंशन किया है, उसी को ही एक प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अगर देखा जाए, न्यूलैंड ने ये बताया था कि एलिमेंट जिनको इस तरह से अरेंज किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले एलिमेंट Li Be
ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने तत्वों को अरेंज किया। अब उन्होंने देखा कि जब तत्वों को 7 ग्रुप में अरेंज करने के बाद जब 8वां जो एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग होती है। तो इसके आधार पर उन्होंने न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव रूल दिया। इसको बोला जाता है ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव लॉ बोला जाता है। तो इन्होंने ये बताया कि 8वें तत्व के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इस तरह से ये जो सिस्टम है उन्होंने कैल्शियम तक ये फॉलो किया, उसके बाद ये रूल फॉलो नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि आगे जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हो रही थी वो 8वें तत्व का डिफर आ रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ, कैल्शियम से आगे ये रूल्स फॉलो ही नहीं होता। इसके बाद एक चीज़ और है इसमें कि जब जो नोबल गैसेज हैं उस समय तक तो अज्ञात थी, उनको पता नहीं था कि नोबल गैसेज भी होती हैं। लेकिन जब इन फ्यूचर जब उत्कृष्ट गैसों की या नोबल गैसेज को खोज लिया गया था तब एक नए ग्रुप को बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो ऐसी कंडीशन में ये रूल्स क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस वजह से न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो यहाँ पर आते आते फेल हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये जैसा मैंने आपको बताया ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, तो इसको इस वजह से स्थान दिया गया। बाकी इसकी जो वास्तव में तो इसने जो डॉक्टर चैन कोर्टोइज है उसी की ही नकल की है, अपनी तरफ से ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं किया। जिस तरह से यहाँ पर समान प्रॉपर्टीज़ वाली जो एलिमेंट है वो एक लाइन पर आ रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी समान प्रॉपर्टीज़ वाली जो एलिमेंट हैं वो एक साथ एक ही लाइन पर आ जाते हैं, एक ही पंक्ति में आ जाते हैं। तो इस बात के बारे में न्यूलैंड बताता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये इसका एक कार्बन कॉपी होता है, ठीक है ना। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, इन दोनों के बाद डॉक्टर चैन कोर्टोइज और न्यूलैंड के बाद एक तीसरे व्यक्ति आए थे, है ना। न्यूलैंड के बाद 2 साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया, जिनमें से एक तो है लोथर मेयर और दूसरे हैं इवान दिमित्रिव मेंडलीव, ठीक है ना। रशियन साइंटिस्ट इवान दिमित्रिव मेंडलीव और जर्मन साइंटिस्ट लोथर मेयर। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग कार्य किया लेकिन एक जैसा कार्य किया, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लोथर मेयर के बारे में बात करते हैं। चूँकि मेंडलीव का काम पहले प्रकाशित हो गया इसलिए लोथर मेयर को इतनी सक्सेसफुल यानी इतनी प्रसिद्धि उसको नहीं मिल पाई थी। तो हम लोथर मेयर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेंडलीव के बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज हम लोथर मेयर के बारे में बात कर लेते हैं। लोथर मेयर ने क्या है कि एग्जैक्टली तत्वों को, है ना, उनके एटॉमिक वेट और उनके वॉल्यूम को, एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ आलेखित किया, ग्राफ बनाया। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से था, यहाँ आ जाता है एटॉमिक वेट और यहाँ आ जाता है एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। और ये ग्राफ में कुछ इस तरह से ये ग्राफ यहाँ पे बनता है, ठीक है ना। अब ग्राफ में जो इसका शीर्ष था उस पर सभी क्षार धातुओं ने अपना स्थान लिया, यानी कि जो क्षार धातु थी जैसे यहाँ पर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। और इसके जो ये डिसेंडिंग जो पार्ट है, इस डिसेंडिंग पार्ट में अदर एलिमेंट ने अपना स्थान को गेन किया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ से अगर बात करें तो NaMgAl, इस तरह से एलिमेंट्स ने अपना अपना स्थान गेन किया। और इसके ये वाला जो पार्ट है इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट ने, यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट ने अपना स्थान गेन किया। तो इसके थ्रू ये पता लग रहा है, देखो इसका जो शीर्ष है उस पर सिमिलर प्रॉपर्टी वाली
जो एलिमेंट है वो आ गए। इसी तरह से इस लाइन पर भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, इस लाइन पर भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा तत्वों को, एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने में, है ना। और उसने ये बताया कि हम और उन्होंने ये बात भी प्रूफ करी, एक प्रकार से एक नए मेंडलीव के नियम के लिए एक प्रकार से आधारशिला बनाई कि जो तत्वों के जो एलिमेंट हैं वो एक प्रकार से उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में, अगर उनके एटॉमिक वेट के डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट हैं उनका रिपीटेशन होता है। इसका मतलब है कि एक पीरियोडिक फंक्शन की तरफ बढ़ने वाली चीज़ हो गई। यानी कि उन्होंने ये बताया कि तत्वों में एक डेफिनेट ऑर्डर के बाद एक पीरियोडिसिटी होती है। तो एक प्रकार से ये आवर्तता हो गई, तत्वों में क्या हो गई, आवर्तता, ठीक है ना। उनके गुणों में क्या हो जाती है, आवर्तता हो जाती है। तो इस बात को लूथर मेयर भाई साहब ने बोला था, ठीक है ना। तो हम आगे की वीडियो में मेंडलीव के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तब तक के लिए खुश रहें और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते रहें और देखते रहें नई वीडियोज़ के लिए लगातार।